हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थीं, या यूँ कहें कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। इस कक्षा में हम मुख्यतः इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम निकले। इससे पहले हमने जो पिछली कक्षा में चर्चा की थी, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे सामाजिकरण। सामाजिकरण में सबसे पहला जो कारण है सामाजिक भेदभाव। यहाँ स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। साथ ही समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। साथ ही प्रथम और द्वितीय स्टेट को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे ये दोनों ही स्टेट कर वसूल कर सकते थे, लेकिन इन्हें करों में छूट मिली हुई थी। अब आ जाते हैं राजनीतिक कारण में। लुई 16वां का शासन एक निरंकुश शासनकाल था। इसमें जो राजा था, सम्राट, वो अपनी मनमानी करता था, जिससे जनता का शासक पे विश्वास धीरे धीरे उठते जा रहा था। यानी कि एक कमजोर शासन था इसका। लुई 16वां की जो विस्तारवादी नीतियां थी, उसके कारण फ्रांस को युद्धों में झोंक रखा था, जिससे फ्रांस को बहुत ज़्यादा आर्थिक और उसके नागरिकों को नुकसान हो रहा था। इसके अन्य कारण हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहला है खाली राजकोष। यानी कि लुई 16वां के कार्यकाल में जो शाही खजाना था वो खाली था। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे युद्धों के कारण उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज था। लगभग 12 लिब्रे का कर्ज था, 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। साथ ही उसके द्वारा वर्साय के महल पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, फिजूल खर्ची की जा रही थी। इससे भी राजकोष खाली रहा। युद्ध में उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। जीविका का संकट भी गहराने लगा था। यानी कि जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो गई थी। अनाज का रेट बढ़ गया था। पाव रोटी महंगी हो गई थी, जो वहाँ का सामान्य खाना था, जिसके कारण लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा था। इसके साथ ही इन कारणों में प्रमुख भूमिका निभाई दार्शनिकों ने। दार्शनिकों में जीन जैक्स रूसो, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं इसमें, जॉन लॉक, ये समाज में फैली असमानता के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर रहे थे, जिससे लोग जागरूक हो रहे थे और लुई 16वां के धीरे धीरे खिलाफ हो रहे थे। अब हम बात करते हैं तात्कालिक कारण की। तात्कालिक कारण से हमारा अभिप्राय ऐसे कारण से है जिसने आग में घी का काम किया। यानी जिस कारण से क्रांति अचानक ही फूट पड़ी। इसमें सबसे पहला कारण है कर्म वृद्धि।
क्योंकि लुई 16वां का राजकोष खाली था पूरा, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था टैक्सों में वृद्धि करने के अलावा। इसलिए उसने टैक्स में वृद्धि कर दी। लेकिन टैक्स में वृद्धि इतनी आसानी से नहीं की जा सकती थी। इसके लिए ज़रूरी था कि स्टेट जनरल की सभा बुलाई जाए और सभा द्वारा इस टैक्स वृद्धि को मान्यता प्रदान की जाए। 5 मई 1789 को लुई 16वां द्वारा स्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती है। स्टेट जनरल को बुलाया जाता है, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परंतु यहाँ जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो असमानता पर आधारित थी। इसलिए तृतीय स्टेट ये चाहता था कि वोटिंग की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाएं, परंतु राजा द्वारा और प्रथम और द्वितीय स्टेट द्वारा इस मतदान की प्रक्रिया में बदलाव से इनकार कर दिया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। इस कारण तृतीय स्टेट के जो सदस्य होते हैं वो इस सभा का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल जाते हैं। 20 जून 1789 को वर्साय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। नेशनल असेंबली जिस प्रकार की हमारी संसद होती है और हमारी संसद का काम होता है कानून बनाना, उसी प्रकार फ्रांस में नेशनल असेंबली की घोषणा की जाती है और उसमें कहा जाता है कि जब तक सम्राट की शक्तियों को हम कम नहीं कर देते तब तक हम सम्राट के विरुद्ध खड़े रहेंगे। साथ ही करों में वृद्धि के कारण, फसलों के नष्ट होने के कारण और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसका परिणाम हुआ 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लुई 16वां ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि सम्राट की सेना लोगों पर गोलियां चलाने वाली है। इसलिए आम लोगों ने खुद की ही सेना बना ली। उनके पास जो भी हथियार थे उनको अपने हाथ में ले लिया और बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। ये बास्तील का किला जब भी कोई राजा के विरुद्ध, सम्राट के विरुद्ध कोई राजद्रोह करता था, उसके खिलाफ जाता था, तो सम्राट द्वारा उसे कैद करके इसी किले में रखा जाता था। लोगों ने इस किले पर जब हमला बोला तब वहाँ के कमांडर को मार दिया जाता है और कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। हालांकि इस किले में केवल 7 ही कैदी थे। जो भी हथियार मिलता है उसे लूट लिया जाता है। सम्राट डर के मारे अपने परिवार सहित देश से भागने की कोशिश करता है। उधर कुलीनबर्ग भी डरा सहमा अपने घरों को छोड़कर देश से भाग रहे थे। सम्राट को रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। अपनी प्रजा का गुस्सा देखते हुए सम्राट लुई 16वां ने जो नेशनल असेंबली बनी थी
उसको मान्यता दे दी और ये स्वीकार किया कि सम्राट की शक्तियाँ संविधान द्वारा नियंत्रित होंगी, यानी कि फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, अंतर आ गया शब्दों में। इसका अर्थ मतलब क्या है? राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ राजा का शासन हो, राजा के ऊपर कोई नहीं होता। जबकि फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, यानी कि अब एक संविधान होगा जैसे भारत का संविधान है, और उसके द्वारा ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति काम करते हैं। उसी प्रकार फ्रांस में भी अब एक संविधान का निर्माण किया जाने लगा, जिसके अधीन सम्राट काम करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति के बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। चर्च के अधिकार वाली जमीन को जब्त कर लिया गया, यानी जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जो हमारी ऑनलाइन पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, समझा था कि किस प्रकार चर्च और कुलीन वर्ग ने फ्रांस की लगभग 60% ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। अब चर्च के अधिकार वाली ज़मीन को छीन लिया जाता है, जिससे सरकार के पास 20 अरब लिब्रे के बराबर की संपत्ति प्राप्त होती है। धार्मिक कर समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि चर्च या पादरी वर्ग अब कर नहीं वसूल कर सकते थे। सामंती व्यवस्था का अंत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुलीन वर्ग को यह अधिकार मिला था कि वो तीसरे वर्ग से कर वसूल करे और उसके बदले उसे कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। अब उसका अंत हो गया। अब कुलीन वर्ग को भी करों के दायरे में ले आया गया। साथ ही एक नए संविधान का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस तरह से हमारे देश का संविधान है, उसी प्रकार वहाँ पर भी एक नए संविधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम देखते हैं हमारे संविधान का जो पहला पेज है, यानी प्रस्तावना से शुरू होता है, उस प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्दों से ये शुरू होता है। उसी प्रकार फ्रांस का जो नया संविधान बना वो पुरुष और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र से शुरू हुआ। इसमें सभी नागरिकों के लिए कई सारे अधिकारों का प्रावधान था, जैसे जीवन का अधिकार। इससे पहले लोगों के पास जीवन का अधिकार नहीं था, क्योंकि राजा निरंकुश था। वो अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में डलवा सकता था, किसी को भी फांसी चढ़वा सकता था अपनी शक्ति के द्वारा। उस पर कोई निरंकुश नहीं था। लेकिन अब वो कोई भी व्यक्ति फ्रांस में किसी की जान ऐसे नहीं ले सकता था। दूसरा बदलाव आया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले फ्रांस में सम्राट के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, उसकी आलोचना नहीं कर सकता था, उसका विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन अब लोगों को ये अधिकार मिल गया कि वो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर कानूनी बराबरी का अधिकार। पहले कानून के समक्ष सभी समान नहीं थे, लेकिन अब ये समानता प्राप्त हो गई कि कानून के समक्ष चाहे वो
पादरी वर्ग हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो या मजदूर किसान, सभी समान हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण इस क्रांति में ये हुआ कि लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले चुनाव ही नहीं होते थे क्योंकि राजा का शासन था, राजतंत्र था। लेकिन अब मतदान का अधिकार मिल गया, परंतु ये मतदान का अधिकार सभी नागरिकों को नहीं मिला। ये अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को ही मिला। अब ये सक्रिय नागरिक क्या हैं? फ्रांस के नागरिकों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक सक्रिय नागरिक, दूसरा निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिकों की श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जिनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, यानी कि वो 25 वर्ष से ऊपर हो सकते हैं, कम से कम 25 वर्ष हो, साथ ही 3 दिन की मजदूरी के बराबर का वो कर चुकाते हो, यानी टैक्स देते हो। निष्क्रिय नागरिक में जो भी बच गए उन सभी पुरुषों को रखा गया, जैसे 25 वर्ष से कम उम्र के और जो टैक्स नहीं चुकाते हैं वो निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में आते थे। साथ ही महिलाएं, इनको भी निष्क्रिय नागरिक में रखा गया, इन्हें मत का अधिकार नहीं दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जो न केवल फ्रांस की राजनीति को प्रभावित किया बल्कि विश्व की राजनीति को भी प्रभावित किया। इससे न केवल फ्रांस में बल्कि राजतंत्र जहाँ भी थे, जहाँ भी राजशाही थी, उन जनता को भी संदेश गया कि वहाँ की जनता भी इस राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है, राजतंत्र को उखाड़ फेंक सकती है और बदलाव ला सकती है। उन्हें भी यह अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिल सकता है। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों को दे गई। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। राजतंत्र का अर्थ होता है जिसमें राजा का शासन हो। संवैधानिक राजतंत्र में राजा का शासन होता है, परंतु राजा एक संविधान के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो संविधान की बातों को मानता है और उसी के अनुसार अपना शासन चलाता है। इसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे इस समय इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ संविधान भी है और राजा भी है। फिर आते हैं गणतंत्र पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका मतलब होता है कि जहाँ सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा कुछ समय के लिए होता है, यानी वहाँ कोई एक राजशाही परिवार नहीं होता जो वंश के आधार पर शासन करता हो। जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजतंत्र की। राजतंत्र लुई 16 के समय राजतंत्र था जब वो गद्दी पे बैठा था। उसके पश्चात नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली ने एक संविधान बनाया
और उसके पश्चात लुई 16वां को उस संविधान के अनुसार ही काम करना था जिसे संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। अब हम बात करने वाले हैं गणतंत्र की, यानी कि राजतंत्र का पूरी तरह से अंत। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस के राजा सम्राट लुई 16वां को क्रांति के पश्चात पकड़ लिया गया था और उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। राजतंत्र का वहाँ अंत हो चुका था। अब जो उसके पड़ोसी देश थे, देख रहे हैं आप मानचित्र में, यह फ्रांस, उसके जो पड़ोसी देश थे ऑस्ट्रिया, पर्सिया, स्पेन, यहाँ पर भी राजतंत्र था और ये अब डरे हुए थे कि फ्रांस की तरह कहीं यहाँ भी क्रांति ना हो जाए और राजतंत्र का अंत ना हो जाए। इसलिए ये चाहते थे कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र स्थापित किया जाए। इसलिए प्रशिया के जो राजा होते हैं वो लुई 16वां से एक गुप्त संधि करते हैं। उनको विश्वास दिलाते हैं कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र स्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए वो अपनी सेना भेजेंगे। अभी सेना भेजने की योजना पे अमल हो ही रहा था कि इससे पहले फ्रांस में जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने अप्रैल 1792 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लोगों ने, फ्रांस के लोग, जनसाधारण ने फ्रांस की सेना में स्वयं भर्ती हुए इस सेना में। उन्हें लगता था कि हमें दूसरे देशों में जो राजतंत्र हैं उसे भी खत्म करना चाहिए। सभी लोग देशभक्ति के गीत गा रहे थे, जो कवि रॉजेट द लाइन द्वारा लिखा गाना मार्सिले था। और यही गीत जो है बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। भारी संख्या में लोग फ्रांस की सेना में शामिल हो रहे थे ताकि वो प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में भाग ले सके। परंतु जब पुरुष अपने घरों को छोड़कर युद्ध के लिए चले गए तो घर परिवार चलाने, रोजी रोटी की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। 1791 में जो नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था उसमें सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिला था, यानी वोट डालने का अधिकार मिला था। सभी वर्ग को नहीं मिला था, जबकि क्रांति में सभी वर्ग ने बराबर भाग लिया था। अब जैसे कि यहाँ पर कोई घटना होती है तो पान की दुकानों पर, नाई की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा शुरू हो जाती है। वैसी चर्चा अब फ्रांस के कॉफ़ी शॉप पर होने लगी। लोग राजनीतिक क्लब बनाने लगे और उन्हीं में से एक क्लब था जैकोबिन क्लब। ये क्लब
फ्रांस का सबसे बड़ा क्लब था। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थीं, क्योंकि उन्हें भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। जैकोबिन क्लब में जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे, और उन सब का नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के लोग धारीदार पतलून पहनते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जबकि जो कुलीन वर्ग के लोग घुटने तक ही पोशाक पहनते थे। इसलिए जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। सौ कुलात मतलब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें घुटने नहीं दिख रहे हैं, ढके हुए हैं। ये घुटने जो पतलून पहनी है उसे ढके हुए हैं, इसलिए इन्हें बिना घुटने वाला कहा जाता था, जिसे फ्रांस में सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। ये लाल टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। सन 1792 की गर्मियों में खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ने लगे और अनाज की कमी होने लगी। साथ ही राजनीतिक अधिकार तो इन्हें पहले से ही नहीं मिले हुए थे। अतः 10 अगस्त 1792 को लोगों ने रोबेस्पियर की अगुवाई में टुलेरिया के महल पर हमला बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा के परिवार को जेल में डाल दिया गया और नए चुनावों की घोषणा की गई। आपको याद होगा, जब 1791 का संविधान बना, तब जो मतदान का अधिकार था वो 25 वर्ष था, और उसमें भी जो 3 दिन का कर अदा करते थे, यानी टैक्स देते थे, उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त था। इस बार चुनाव की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई और सभी पुरुष इसमें मतदान कर सकते थे, चाहे वो टैक्स देते हों या ना देते हों। नई असेंबली बनी। जिस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद 14 जुलाई 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद एक नेशनल असेंबली बनी थी, उसी प्रकार अब जो नई असेंबली बनी है उसको कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र के अंत की घोषणा की और फ्रांस में को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि बताया गया था, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर, यानी कि राजा के शासन को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया। साथ ही 21 जनवरी 1793 को
न्यायालय द्वारा लुई 16 को फांसी देने की घोषणा की जाती है। इस तरीके से फ्रांस में राजतंत्र का अंत होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। धन्यवाद।